सही है। चले यहाँ करते चैप्टर नंबर 2 अगेन फिजिक्स से एक रिलेटेड चैप्टर है बच्चों, वर्क एंड एनर्जी। वॉइस आवाज बिल्कुल नहीं करेगी हमें। बच्चों आपको याद होगा जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वहां पर कुछ ना कुछ बेस स्टडी करने वाले हैं। अंजला कौन है बच्चा? अंजला नहीं, अंदर वाली बच्ची, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर बार कुछ नया टॉपिक पढ़ना है और हर टॉपिक आप लोग के लिए फिजिक्स का एक बेस का काम है। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, स्पीड पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, एक्सेलरेशन पढ़े, मोमेंटम पढ़े, फोर्स पढ़े, काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े, न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस पढ़े, ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया। ये सब आप लोग के लिए फिजिक्स का क्या है बच्चों? बेस। सेम तरीके से इस चैप्टर के अंदर अगेन हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स के अंदर हम लोग हर जगह यूज करने वाले वो है वर्क एंड एनर्जी। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इस दो कंसेप्ट को उतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया। एक्सेस में हम लोग इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ह्यूज टॉपिक है, ठीक है। इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है बट हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतने पर जितना हम लोग को जरूरत है, ठीक है, जितना सिलेबस। तो पहले बात करते हैं वर्क की, बाद में डिस्कस करेंगे इसको एनर्जी। चैप्टर के दो हिस्से, तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। देखो बेसिकली वर्क जो होता है ना उसको हम लोग वर्क कब बोलते हैं? जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वी हैव डन वर्क। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे हाँ हम लोगों ने वर्क किया, हम लोगों ने मूवी देखे। बट फिजिक्स में इसको वर्क नहीं करते, फिजिक्स में इसको वर्क नहीं करते। वर्क फिजिक्स में कब होता है बच्चों? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और बदले में वो ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्प्लेस हो। वो ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्प्लेस। मैंने फोर्स अप्लाई किया और उस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, तब मैं बोलूंगा वर्क हैज बीन डन। मैं क्या बोलूंगा? अगर आपने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा मतलब आपका वर्क जीरो है। आपका वर्क कितना है? जीरो। ऐसे मैं बोलता हूं कि भैया मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं या इस दीवार को धक्का देता हूं मैं, तो क्या इस दीवार में कोई मूवमेंट आने वाला है? क्या ये दीवार डिस्प्लेस होगी बच्चे लोग? सर आप दिन भर धक्का लगाओ बट अगर क्योंकि वो दीवार डिस्प्लेस नहीं होगी तो हम लोग बोलेंगे आपने वर्क कितना किए? जीरो। आपने वर्क कितना किए? जीरो। फिजिक्स में वर्क अगर आपको बोलना है बच्चे लोग तो दो चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए बच्चे लोग? फोर्स। पहला क्या चाहिए? फोर्स। और दूसरा क्या चाहिए? डिस्प्लेस। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क हैज बीन डन। क्या बोलेंगे हम लोग? समझ में आया? So formula for work is what? Force into displacement. Force into displacement. आपको याद हो अगर बच्चों तो हम लोग ने पढ़े थे फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या पढ़े थे? और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या पढ़े थे? मीटर। क्या पढ़े थे? तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट फॉर वर्क, इज द यूनिट फॉर वर्क। या फिर आप वर्क की एक और यूनिट लिख सकते हैं वो है जूल। क्या बच्चों? ये दोनों ही एसआई यूनिट, ये दोनों ही न्यूटन मीटर बोलिए या फिर जूल, दोनों यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी, दोनों एसआई यूनिट है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक सवाल आता है कि क्या ये जरूरी है कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो? अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है? यस। पक्का? यस। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपको याद होगा बचपन में सभी लोग ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किए होंगे। व्हीकल के अंदर हम लोग धागा या उसके अंदर रस्सी बांधते थे और उसको खींचते थे जमीन, याद है? अरे हाँ है ना, तो बोलो। ऐसा कुछ किया था? धागा बांधते थे, गाड़ी को खींचते थे अपने लोग। और अगर आपको नोटिस हो, देखो आप फोर्स ऐसा लगा रहे, बीच में बात नहीं करनी, आप फोर्स ऐसा लगा रहे और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, क्या फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में है? नहीं सर, फोर्स तो इंक्लाइन है ना,
फोर्स कैसा बच्चे लोग? इंक्लाइन। इससे एक बात समझ में आ रही है कि सर आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स इस ऑब्जेक्ट को खींचने में यूज नहीं, उसका कुछ हिस्सा वेस्ट हो रहा है। उसका कुछ हिस्सा क्या हो रहा है? सम पार्ट ऑफ द फोर्स इज व्हाट? वेस्ट। समझ में आ रहा है? लेट्स एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने जो फोर्स लगाया था वो 500 न्यूटन। कितना था चलो? तो देखो जब भी फोर्स इंक्लाइन होगा मतलब वो कुछ एंगल अगर बनाएगा, क्या बनाएगा? ऐसे ही एंगल क्या है बच्चों? थीटा है। क्या है? एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? थीटा का। ट्रिग्नोमेट्री जब आप लोग पढ़ोगे मैथ्स के अंदर तो वहां पर हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। जैसे ABCD पूरा पढ़ते हो ना, वैसे इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा पाई साई जाई ऐसा सब है। तो वहां पर आप लोग ग्रीक अल्फाबेट्स पढ़ोगे तो ग्रीक अल्फाबेट में एक थीटा है। थीटा किसको डिनोट कर रहा है? एंगल। थीटा किसको डिनोट कर रहा है? याद रहेगा ना, थीटा किसको डिनोट कर रहा है? तो जब भी फोर्स इंक्लाइन होगा, जब भी फोर्स क्या होगा, तो हम लोग उस फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस फोर्स को क्या कर देते हैं? रिजॉल्व। एक x में और एक y, एक x में और एक y। अब ये देखो मैं समझाने के बोल रहा हूँ। मान लो कि ये जो x डायरेक्शन में है हम लोग ने पूरा कितना फोर्स लगाए थे? 500। बट हम लोग को पता है कि उसमें से कुछ फोर्स ऐसा जा रहा है और कुछ फोर्स, लेट्स से x में जो फोर्स जा रहा है वो 300 न्यूटन है और y में जो फोर्स जा रहा है वो कितना है? मैंने सिर्फ जनरली लिख दिया है। मतलब इस डायरेक्शन में इसको खींचने के लिए कितना फोर्स यूटिलाइज हो रहा है? ये 200 न्यूटन क्या आ रहा है? बेस। 200 न्यूटन क्या आ रहा है? आपने क्योंकि फोर्स इंक्लाइन लगाए थे ना, इसीलिए वो पूरा फोर्स उस ऑब्जेक्ट को खींचने में यूज, सम पार्ट क्या हो जा रहा है? वेस्ट। आपने ये जो फोर्स को तोड़े हो ना दो हिस्से में, एक x में और एक y में, इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। इसको क्या बोलते हैं? रिजॉल्व करना। मतलब उसको दो कंपोनेंट में तोड़ देना, एक x में और एक समझ में आया? रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? फोर्स कब रिजॉल्व करेंगे? जब वो इंक्लाइन होगा। जब क्या होगा? वो क्लियर है? अरे हाँ या ना बच्चे? तो देखो वर्क का फॉर्मूला अगर मैं लिखता तो मैं यहाँ पर लिखता वर्क इज नथिंग बट सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? x डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा f of x इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझा क्या? x क्यों लिखा है ये समझा? क्योंकि सर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? f of x। पूरा f समझा कि नहीं बच्चों? अब आपकी तरफ से एक सवाल आना चाहिए कि सर मैं तो f अप्लाई करूंगा ना, मैं तो गाड़ी पर क्या अप्लाई करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि f of x कितना है? आपने यहाँ 300 न्यूटन लिख दिए ना, बट ये तो मुझे पता नहीं है। तो इसको कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है। क्या अपने पास? आप लोग के मैथ्स का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। जब आप उसको पढ़ोगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं सिर्फ कुछ हिस्सा उस ट्रिग्नोमेट्री का ले रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चे लोग, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। तो हम लोग अभी फिलहाल क्या पढ़ेंगे? वो पार्ट जो हम लोग को यहाँ पर समझने के लिए जरूरी है या जो फॉर्मूला हम लोग को वहां से लगने वाला है, मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। फिर मैं वापस किस पर आ जाऊंगा? अपने चैप्टर। घबराना नहीं, वो सब कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है ये सब तुम लोग कहाँ पर पढ़ोगे? मैथ्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ हिस्सा पढ़ना है, सारा पार्ट नहीं पढ़ेंगे। सारा कहाँ पर पढ़ोगे? मैथ्स। इनकेस अगर नहीं समझ में आया तो बाद में आप लोग मेरे से पूछना, मैं आप लोग को इन डिटेल पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? बट वो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग सिर्फ उतना समझते हैं जो हम लोग को जरूरी है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहां पर हम लोग थ्री साइडेड फिगर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थ्री साइडेड फिगर मतलब ट्रायंगल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखो ट्राई लिखा है ना, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोना का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है? तो थ्री साइडेड फिगर में जब आप मेजरमेंट करते तो उसको लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या होते हैं बच्चे लोग उसको? तो मैंने बताया लेट से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। जनरली हम लोग 10 तक के जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल का अप्लाई होता है। इसमें बच्चे लोग तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली साइड को आपको याद होगा, आप लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। याद है ना? क्या बोलते हैं सबसे बड़ी वाली साइड? लेट्स से ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। जैसे वहां थीटा लिए तो वैसे यहाँ पर भी क्या लिए? थीटा मतलब एंगल है, बनाने की जरूरत। थीटा क्या है बच्चे लोग? एंगल। थीटा क्या है? एंगल। तो इस थीटा के जो सामने उल्टे साइड में जो अपोजिट साइड में साइड होती है इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं इसको? पता है ना? और ये वाली जो साइड है जो थीटा को बना रही है, जो एंगल को बना रही है उसको बोलते हैं
एडजेसेंट, क्या बोलते हैं इसको? नाम याद रहेगा, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट वाली अपोजिट, और जो उसको बना रही होगी वो एडजेसेंट। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो है। कितने रेशियोज है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियो है। कौन कौन से? पहला है साइन थीटा, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, थीटा एंगल, ऐसी कॉस थीटा, देन टेन थीटा, 3 एंगल हो गए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। याद रहे? आया ना बच्चों? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आए? ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो है, साइन कॉस टेन, उसका उल्टा कोसेक सेक और कॉट। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया? पक्का? ये सब डिटेल में आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं भी सिर्फ फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां यूज करना, इसके लिए बता रहा हूँ। कोसेक थीटा मैंने बोला ना साइन थीटा का उल्टा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसी सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है तो और टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा का सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये कितना रहेगा? एडजेसेंट अपॉन सही है? चलो अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत? थीटा इज व्हाट? एंगल। थीटा क्या है चलो? अब इन सब की ना पर्टिकुलर वैल्यूज होती है एक पर्टिकुलर एंगल पर। जैसे साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 पर हाफ होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है। आपको याद करवाया जाएगा, पूरा टेबल है कैसे सब बनता है, ये सब बाद में आप लोग पढ़ोगे। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम लोग को ना यहाँ पर 3 वैल्यू चाहिए, मैं वो 3 वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको याद कर लो। बाद में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथ्स के अंदर तो वो टेबल आपको याद करवाया जाएगा। एक टेबल होता है जिसमें साइन कॉस टेन कॉट कोसेक है, और यहाँ पर 0 से लेके 90 तक के कुछ एंगल्स होते हैं, 0 30 45 60 और 90। उस पे वो टेबल आपको क्या करेंगे? याद करना, तब याद कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ हिस्सा ले रहा हूँ बच्चों, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर है, आप लोग पढ़ोगे इसमें 9th में है। जैसे बच्चों cos 0 डिग्री, cos कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? सिमिलरली cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। cos 90 डिग्री कितना होता है? सिमिलरली cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। कितना होता है? ये वैल्यूज अभी याद रखो। अब वापस से लोग आते हैं कहां पर? इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं ये वाला डायग्राम है, ये अपना F था, ये क्या था अपना? यहाँ पर जो फोर्स है जो x डायरेक्शन में उसको क्या बोले थे? f of x, और जो y डायरेक्शन में फोर्स है उसको क्या बोले थे? देखो f of y यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, बात तो सेम है ना। और ये एंगल कितना था अपना? थीटा। ये एंगल कितना था अपना? आप जरा ध्यान से देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर साइन थीटा अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अपना अपोजिट कितना है? f of y, और हाइपोटेन्यूज कितना अपना? f। ये कितना हो गया? साइन थीटा। f को उधर फेंक दो, तो f साइन थीटा किसके बराबर? f of y के। अरे हाँ है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको बता cos थीटा अप्लाई करो, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना अपना? f of x, और हाइपोटेन्यूज कितना अपना? f। सही है कि नहीं बच्चे लोग? f को अगर इधर फेंक दूं तो f cos थीटा किसके बराबर हो गया? अरे बोलो, f of x। सही है कि नहीं? अरे हाँ है ना। देखो वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाले थे? fx इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट इज f of x? सर f cos थीटा। तो मैं f of x क्या लिख सकता हूँ? f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ है ना भाई? f of x की वैल्यू निकाले ना अपने लोग ने, कितनी आई? f cos। अब देखो, अब यहाँ पर वर्क किसके फॉर्म में आ रहा है? f के। इसके फॉर्म में आ रहा है बच्चों। f अपने को पता है, आप फोर्स अप्लाई करोगे, आपको पता था ना। आपको f of x नहीं पता। अब देखो दिक्कत यही थी ना कि सर मुझे तो f of x पता, तो मैं कैसे वर्क निकालूं? अब निकाल सकते हो आप। थीटा आप मेजर कर लो, थीटा आप मेजर कर सकते हो ना, एंगल को आप मेजर कर सकते हो। थीटा आपने मेजर कर लिया, f आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करना, आपको क्या मिल जाएगा? 1।
आपको क्या मिल जाएगा बच्चे लोग? समझ में आया कि कोई दिक्कत? पक्का? चूक तो नहीं? अब देखो डिपेंडिंग अपन थीटा, डिपेंडिंग अपन कि आप कितना थीटा मतलब कितना एंगल रखे हो उसके हिसाब से अपना वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। देखो मुझे पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो है ना ये एक्सेस में आ गया, ये बुक में दिया भी नहीं, अपने को बुक में डायरेक्टली ये पार्ट से यहाँ पर लेकर आए। वो कैसे आ रहा है इसके लिए मैंने ये सारी चीजें बताया ताकि मैं फॉर्मूला लगाकर आपको बता सकूं कि f of x किसके बराबर होता है? f cos थीटा के बराबर होता है। समझा? अब ये सब चीज वापस से जब मैथ्स में पढ़ोगे तो डिटेल में समझ में आएगा। ये फॉर्मूला रटने का भी तरीका होता है, ऊषा छोटा करके पूरा टेबल याद है, हाँ सब याद हो जाएगा, घबराओ नहीं। क्लियर है? बाद में रट लोगे, टेंशन नहीं। अब जरा यहाँ पर देखो, मैंने बोला ना थीटा पर डिपेंड करता है कि वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। तो हम लोग कुछ केस ले लेते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर थीटा, ये कॉस थीटा, ये वर्क और ये है अपना कंक्लूजन। देखो वर्क किसके बराबर है? सर वर्क है एफ कॉस थीटा इंटू एस, सही है ना? मैं पहला केस ले रहा हूं बच्चों, जब थीटा की वैल्यू जीरो है। थीटा की वैल्यू कितनी है? ये दिख रहा है? दिख रहा है ना उसमें? नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? यही आधा दिख रहा है? तो टेढ़ा बना दो क्या? ठीक है, इसको टेढ़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है ना? एंगल तुम लोग थोड़ा कैमरामैन बना करोगे? ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी? अच्छा कैमरामैन मेरा आ चुका है। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग? जीरो। थीटा जीरो मतलब क्या? ये जो फोर्स है बच्चे लोग, ये यहाँ पर होगा। अगर ये लाइन इस लाइन पर होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? अरे भैया ये ऐसा है ना, तो एंगल है कुछ 90 डिग्री होगा। अरे ये दोनों अभी ऐसे हैं तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है ना, मतलब मैं अगर चिपका दूं तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है क्या? मतलब थीटा कितना है? थीटा जीरो मतलब सर आपका जो f of x है वो किसके बराबर है? f। हाँ है ना भाई? तो सर अगर थीटा जीरो कर दो आप, थीटा कितना कर दो? तो cos जीरो, देखो थीटा की जगह अगर जीरो रखता हो तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो यहाँ पर cos, ये cos जीरो कितना हो गया? 1, 1 into f क्या तो f, f into s क्या तो fs। सही है कि नहीं? देखो आया फोर्स के बराबर। अरे आया ना? अब ध्यान से देखो तो ये वर्क पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्प्लेस हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इज पॉजिटिव। वर्क इज पॉजिटिव। ध्यान रहेगा? कोई दिक्कत? पक्का? पॉजिटिव का केस समझ में आया ना? मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट मींस वर्क इज व्हाट? पॉजिटिव। सेकंड केस लेते हैं। मान लो बच्चों थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है? मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां होना चाहिए और फोर्स कैसा लग रहा है? ऐसा, तभी तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? समझ रहे हैं ना? गाड़ी ऐसा चलना चाहिए बट आप फोर्स कैसा लगा रहे हो? तो आप खुद बताओ अगर मैं फोर्स ऐसा लगाऊंगा तो क्या गाड़ी इस डायरेक्शन में चलेगी? मतलब सर इस केस में वर्क कितना होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हमने अभी पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा ना, तो इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वर्क कितना होगा? तो डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर वर्क कितना होगा और चेक भी कर लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। cos 90 कितना होता है? 0 इंटू पूरा कितना होता है? सही है कि नहीं भैया? वैल्यू से भी समझ में आ रहा है कि तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क इज वर्क इज। अब तीसरा केस, मान लो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? मतलब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। कैसे? एग्जांपल दीजिए सर। मान लो बच्चों आपकी तरफ किसी ने एक बॉल थ्रो किया, बॉल का डायरेक्शन ऐसा है, आप फोर्स ऐसा लगाओगे ना बॉल को रोकने के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है? अरे भैया ये डायरेक्शन का किसका? आपके डिस्प्लेसमेंट। बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था, आपने फोर्स ऐसा लगाएंगे तभी रोकेंगे ना। तो ये अपना फोर्स है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो cos 180 कितना होता है? तो यहाँ पर मैं रखूंगा cos 180 के ऊपर -1, तो आंसर किस में आ जाएगा? -fs। मतलब वर्क किस में आया?
माइनस में आया ना बेटा, वर्क इसमें आया। इससे एक बात समझना है कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क पॉजिटिव। अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो ही ना तो वर्क इज जीरो। और आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क हो तो डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क क्या होगा? समझा कि नहीं? पक्का? तीनों के समझ में आए? थीटा 0 इसका मतलब सर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। थीटा 90 मतलब सर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। और थीटा 180 मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? टॉपिक क्लियर है? ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा बच्चे लोग तो मैथ्स में इसको डिटेल में पढ़ो। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि मैं सिर्फ वो पार्ट ले रहा हूं ताकि मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकूं। इसके लिए मैंने सिर्फ वो मैथ्स में ये सब कहां से आ रहा है ये सब मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे और उसके बावजूद अगर नहीं समझेगा तो बाद में मुझसे पूछ लेना। ठीक है? चलो यहाँ देखो बच्चों, सबने यहाँ देखो हम लोगों ने अभी पढ़े कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है और वर्क जीरो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। वर्क की हम लोग ने एक यूनिट पढ़े थे जूल। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है बच्चे। वर्क और एनर्जी इन दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल। बट आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग ने पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनिट्स अलग अलग टाइप की होती, जिसमें से एक यूनिट जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। हाँ। वो क्या है? मीटर। ऐसे तो अपने पास मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बट ये सब एसआई यूनिट नहीं है, ये सब सीजीएस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसकी? मीटर। सिमिलरली जूल की जो सीजीएस यूनिट है वो है अर्ग। जूल की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है? अर्ग। हल्क नहीं बोलोगे, अर्ग बोलोगे। 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। एक्चुअली इसको स्मॉल एन में लिखना चाहिए। 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा बच्चों। अरे मैंने अभी बताया ना, न्यूटन मीटर बोलो या जूल, बात क्या है? सेम। देखो न्यूटन की जो सीजीएस यूनिट है ना वो डाइन है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन आप लोगों को बताऊं, मीटर एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। सिमिलरली न्यूटन एसआई यूनिट है, इसकी सीजीएस यूनिट को मतलब डाइन बोलते हैं। डायन नहीं है, डाइन क्या है चलो? डाइन। तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे हम लोगों को पता है कि सर 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं? 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 न्यूटन बच्चे लोग 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है, या 1 लाख डाइन के बराबर। 1 न्यूटन कितना होता है? समझ में आ रहा है? मैं एन लिखता हूं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। 1 न्यूटन मतलब 10 टू दी पावर 5। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है बच्चे लोग? 1 लाख। तो सवाल ये उठता है कि सर जैसे आपने बताया कि जूल की सीजीएस यूनिट क्या है? आगे जूल की सीजीएस यूनिट क्या है? तो इनके बीच में क्या कन्वर्जन फैक्टर है या क्या रिलेशन है? तो याद रखेंगे 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। 1 जूल 1 करोड़ अर्ग के बराबर होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ पर कैपिटल एन लिखता हूँ। 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन? 10⁵ डाइन। तो मैं 1 न्यूटन की जगह लिख दूं 10⁵ डाइन। सिमिलरली 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? चलो 100 सेंटीमीटर। सही है ना? अच्छा 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर क्या होगा? ऐड। इंडाइसेस पढ़े हो सब लोग? जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 7 9 सेंटीमीटर। सही है? और इस 9 सेंटीमीटर को ही हम लोग बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं चलो? ये आ गया। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये प्रूफ कर रहा था ना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। हेंस प्रूफ।
समझ में आ रहा है कि नहीं? कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर मतलब 1000 mm होता है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। इस तरीके से जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हम लोग को पता होना चाहिए। अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता होगा तो आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ या बच्चों? एक कंसेप्ट यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। देखो, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो वहां पर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आपको पता करना है तो आप क्या ड्रॉ करते थे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते थे? याद है सबको? एक क्वेश्चन आपके बुक में है कि मान लो कि ये सन है और इसके अराउंड में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई प्लैनेट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि सन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब सन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है तो ये इसकी तरफ पुल क्यों नहीं होता? व्हाई डज नॉट दिस प्लैनेट फॉल ऑन सन? ग्रेविटी तो खींच रहा है ना। ग्रेविटी जब उसको अपनी तरफ खींचा तो वो गिर जाना चाहिए, बट वो प्लैनेट गिरता नहीं। इसके पीछे का क्या रीजन? देखो, इस प्लैनेट को सन अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे खींच रहा है बच्चों? हम लोग को पता है कि सर ये प्लैनेट रुका नहीं है, ये प्लैनेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये प्लैनेट क्या कर रहा है? मतलब इस प्लैनेट के पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या ड्रॉ करते थे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते थे बच्चे लोग? ये है रेडियस और ये है टेंजेंट। आप लोग सर्कल में एक थ्योरम पढ़ोगे 9th में, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। नाम पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे इसको। रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर थीटा की वैल्यू 90 तो वर्क कितना? 0। मतलब इस प्लैनेट के ऊपर नेट वर्क कितना है? 0। मतलब इस प्लैनेट पे कोई वर्क नहीं हो रहा तो वो इधर उधर जाएगा क्या? इसको इमेजिन करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आप लोग देखो बचपन में आप लोग गोटी खेले होंगे तो उसमें गिल में गोटी जब डालते थे कभी कभी उसी पर राउंड होती है, या बास्केटबॉल देखो कभी थ्रो करते तो उसी के ऊपर गोल गोल घूमते हैं। जब तक कि उसकी स्पीड कम नहीं होती है या ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, कम रहेगी तो उसके अंदर से। नोटिस किया? मतलब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जब तक एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमता रहता है उसके ऊपर घूमते रहता है, अंदर जाता नहीं है। सेम केस किसके साथ होता है? प्लैनेट के साथ। वो लोग सन के ऊपर क्यों नहीं घूम रहे? क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर स्पीड से सन के अराउंड में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। जब तक कि वो लोग उस पर्टिकुलर स्पीड से रिवॉल्व करते रहेंगे वो लोग गिरेंगे। बट जब वो लोग की स्पीड कम या ज्यादा होगी तो वो लोग या तो सन के पास आ जाएंगे या सन से मौत का कुआं। देखिए, जब तक कि वो सर्कल में घूमते रहता है कांस्टेंट स्पीड से, वो ना ऊपर जाता है ना नीचे, पर्टिकुलर सर्कल में घूमते रहते, गिरता नहीं। समझ में आ रहा क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि सर उस पे नेटवर्क कितना है? 0। नेटवर्क कितना उसके ऊपर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वो स्पीड कम और ज्यादा करेगा तब उसके ऊपर जो वर्क है वो क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। अगर कम ज्यादा होगा तो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? यही क्वेश्चन हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, बट इसको मैं अलग कंसेप्ट से बताऊं। समझा? उस टाइम पर हम लोग उसको सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरे कंसेप्ट से समझेंगे। यहाँ पे क्लियर है? ये समझ में मैंने क्या बोला? क्योंकि थीटा 90 है सर तो वर्क कितना होगा? 0। कोई दिक्कत बच्चे लोग? ठीक है, यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है ना? इसको लिख लो तो स्टार्ट करेंगे एनर्जी। अभी तक हम लोग बात किसकी कर रहे थे? वर्क। लिख लो। देखो, हम लोग बात कर रहे थे सेकंड पार्ट की, जो कि क्या है? एनर्जी। मैंने आपको इनिशियली बताया कि वर्क और एनर्जी ये दोनों की यूनिट क्या है? सेम, दैट इज जूल। ठीक है, वर्क और एनर्जी ना बच्चे लोग इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट। एनर्जी का मतलब ही होता है बच्चे लोग कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, आपके पास कितनी क्षमता है काम करने की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज व्हाट? एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी और वर्क ये दोनों को आप क्या कर सकते हो?
इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इस फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और ये फैन बदले में आपको क्या दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब कुछ वर्क दे रहा है। इसी का रिवर्स होता है बच्चे लोग कहाँ पर, जनरेटर में। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हम लोग वहां पर क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, मतलब हम लोग उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं, बदले में हम लोग को क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो ये दोनों क्या है, कन्वर्टिबल। आप एक से दूसरे या दूसरे से पहले वाले में क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखो एनर्जी की तो ऐसे बहुत सारी टाइप है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, बट जनरली जब आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम लोग दो तरीके की एनर्जी की बात करते हैं बच्चे लोग, मेजरली। और वो दो एनर्जी होती है, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, अब ये दोनों एनर्जी क्या है, पहले इनका डेफिनेशन और इनको समझ लेते हैं, इसके बाद वन बाय वन इन दोनों का डेरिवेशन है, डिराइव करना है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, ये डिराइव करना है वन बाय वन। नाउ सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by an object due to its motion, ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके पास हो, ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। मतलब उसके पास वेलोसिटी होगी। अरे भैया मेरे पास वेलोसिटी है, मतलब मैं चल फिर रहा हूँ ना। तो भैया जब कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और इसी का उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी possessed by an object due to its position, is known as what, potential। समझ में आया? डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे लोग, एनर्जी possessed by an object, energy possessed by an object due to its motion, is known as what, due to its motion is known as kinetic energy। ठीक है। Similarly, energy possessed by an object, due to its position, is known as what, due to its position is known as, समझ में आया बच्चों लोग। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अभी चल रहा हूँ, मतलब मेरे पास वेलोसिटी है, और मेरे पास अगर वेलोसिटी है मतलब मेरे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। आप सभी लोग अभी बैठे हैं, दैट मींस आप सभी के पास अभी कौन सी एनर्जी है, आपके पास कौन सी एनर्जी बची, पोटेंशियल। कोई दिक्कत है, डेफिनेशन वाइज और कंसेप्ट वाइज समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भैया मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ, बताओ मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी वेलोसिटी से चल रहा हूँ, मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। अभी तो हमने बोला ना, वो ऑब्जेक्ट जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग को ये डिराइव करना है, हम लोग को क्या करना है चलो, तो डिराइव करते हैं। लेट्स से देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चों लोग, वर्क। एनर्जी किसके बराबर है, वर्क। और वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी पीछे पढ़े हम लोगों ने, वर्क किसके बराबर है, फोर्स। और फादर किसके बराबर होता है, माँ के। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्शन। पहले से क्या प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट। सही है, यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या? आपको अगर याद हो बच्चे लोग, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। लेट्स से मैं बताऊं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3 kg है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। ये ऑब्जेक्ट आगे इसको हिट करता है। देखो ये पहले चल रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये जब आके इसको हिट करेगा तो ये भी चलना स्टार्ट करेगा। मतलब इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। हाँ या ना बच्चों? अच्छा पहले ये रुका हुआ, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, पहले सर ये रुका था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट की क्या निकाल रहा हूँ, तो हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। हम लोग क्या यूज करेंगे, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन याद है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। डिराइव किए थे ये इक्वेशन। मैंने आपको बताया था आधा फिजिक्स इन 3 इक्वेशन पे चलता है, यूज हो रहा है ना। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इस ऑब्जेक्ट ये पहले तो रुका था ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 इंटू टी कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पर 0 प्लस हाफ at², मतलब S किसके बराबर हो गया, हाफ at²।
हाँ या ना बच्चों? कोई दिक्कत? मैं वापस से इस फॉर्मूले पर आता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे MAS, और S की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ AT स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चे लोग? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ध्यान से देखो, मैं हाफ को और m को पहले लिख देता हूँ। हाफ को और m को मैंने क्या लिख दिया? A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ AT द होल स्क्वायर? T का भी तो स्क्वायर ही है ना, और A इंटू A क्या होगा? A स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर। बात तो सेम है, कोई दिक्कत बच्चे लोग? अच्छा, एक और काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े थे, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अगेन U कितना है? 0, तो V किसके बराबर हो गया? 80। 0 किसके बराबर होगा भाई? 80 बचा है ना, U 0 हुआ, तो V किसके बराबर हो गया? मतलब सर आप इस 80 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो मैं यहाँ लिख दूं बच्चे लोग, हाफ M 80 क्या लिख दूं? V स्क्वायर है, तो ये प्रूफ करना था आपने को, समझा कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी possessed by an object due to its motion is known as what? काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चों लोग किसकी? पोटेंशियल एनर्जी। इसकी बात करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? अब इसको ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से बच्चे लोग, अपने पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट की जमीन से हाइट कितनी है? h। जमीन से हाइट कितनी है? तो अगर मैं इसको यहाँ से गिराऊंगा तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हाइट वो गिरेगा ना नीचे, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? हाइट के बराबर। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? फिर से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी भी किसके बराबर होगा? वर्क के। अरे हाँ है ना? और सर वर्क किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? हाइट के। अच्छा देखो, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, बट ये किसकी वजह से नीचे आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से नीचे आ रहा है? मतलब सर इसके अंदर एक्सेलरेशन तो होगा, बट किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो हम लोग यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की जगह पर बच्चे लोग जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी इज व्हाट? इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये क्या है? बट ये कौन सा एक्सेलरेशन है सर? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। समझ में आया? जनरली इसकी वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होती है? 9.8। ऑब्जेक्ट जब सरफेस के आसपास होगा अर्थ के, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। एक्सेलरेशन की यूनिट याद है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? कोई दिक्कत? ये 10th में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अब इसके लिए ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? mgh। mdh मसाला। अरे याद आया कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। याद रहेगा? कोई दिक्कत? मगर इस बात को समझो बच्चे लोग, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है? जैसे याद है मैंने आपको बोला था मोशन रिलेटिव कंसेप्ट है, याद आ रहा है? मोशन इज व्हाट? इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। एक मिनट बच्चे लोग, ठीक है? मैंने क्या बोला था? मोशन क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है। मोशन क्या है? ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी रिलेटिव कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी भी। अब ये कैसे? इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये डायग्राम थोड़ा सा, चलो यहाँ पर एक अलग से डायग्राम दे देते हैं। यहाँ लेट्स से बच्चों लोग, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो 10 माले की है, यहाँ एक बिल्डिंग है उसी के बाजू में 7 माले की है, उसके बाजू में एक बिल्डिंग है 4। इन 3 जगह पर आप लोग के फेवरेट हीरोइन खड़ी है, ठीक है? और यहाँ पर ये तुम लोग में से कोई लौंडे लपाटे खड़े, ठीक है? तुम लोग की फेवरेट हीरोइन करीना, करिश्मा, नहीं तुम लोग नहीं, तुम लोग बॉयज की बात कर रहे हो, ठीक है? और दीपिका पादुकोण खड़े हैं, ठीक है? बट यहाँ सुनो, ये 10 माले पर है, इसकी हाइट इसके रेफरेंस में कितना है? 10 माला। तो ये अगर इसके जैसे आप में से कोई ये बोलेगा कि भैया इसके पास तो एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कितने हाइट पर है, बट अगर आप इसके रेफरेंस में पूछो तो यहाँ पर तो हाइट 3 ही माले की होगी ना। हाँ है ना बच्चे लोग? तो इसके रेफरेंस में एनर्जी कम है, इसके रेफरेंस में एनर्जी क्या है? इसके रेफरेंस में सिर्फ 10 माले इतनी एनर्जी होगी और इसके इसमें 3 माले इतनी एनर्जी होगी।
बंदा वही है, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, मगर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, चेंज। देखो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है कि नहीं बच्चे। आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे अपने लोग अभी 4th फ्लोर पे, मान लो जो ग्राउंड फ्लोर पर अभी है उसके लिए अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ सर, हम लोग 4 माले की हाइट पर है ना, तो हम लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। बट सर अगर हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें तो हम लोग सबके पास तो सेम हाइट है ना, तो हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सबकी हाइट क्या है, सेम। पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, आपके रिस्पेक्ट में बात की तो 0, और जो बंदा ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा उसके लिए आपके पास एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, इट इज ए रिलेटिव कांसेप्ट, इट इज ए, ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी होगा, चेंज होगा। समझ में आ गया, पक्का। जनरली हम लोग हाइट को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट, किसके रिस्पेक्ट में, जैसे हम लोगों ने वहां पर फिक्स किया था ना कि मोशन इज द रिलेटिव कांसेप्ट, तो मोशन को डिफाइन कैसे किए थे हम लोगों ने, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, याद है। तो ऐसे हम लोग हाइट भी किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत बच्चा लोग, लिख लो, तो ले लेंगे आज और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग ने अभी तक के पढ़े कि एनर्जी क्या है, 2 टाइप की एनर्जी पढ़ ली है, उनका फॉर्मूला याद कर लिए, और ये भी देख ली कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलेटिव एनर्जी है, एक रिलेटिव कांसेप्ट है, वो पर्सन टू पर्सन एनर्जी क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात को समझो बच्चों लोग, एक टाइप की एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। जैसे इस लाइट को आप जलाने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस लाइट में आने के बाद लाइट एनर्जी में क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली आप पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो, बदले में वो आपको मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विंड दे देता है। सिमिलरली अगर आप हीटर को देखो, जिसके ऊपर हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, हीटर जो हम लोग के वहां पर आता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बदले में वो हीट एनर्जी दे रहा है। हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। इससे एक बात समझ में आई कि एनर्जी आपस में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। और यहीं से हम लोग एक लॉ डिराइव करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। आप कभी उसको बना नहीं सकते, आप कभी उसको खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट। इसके बोलने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, सेम, कंजर्व। समझ में आ रहा है, यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, कंजर्व। आप एक जगह पर एनर्जी खत्म करते हो तो दूसरे जगह पर एनर्जी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला। आप रुके थे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, आप जब चलने लगे तो आपकी वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, समझ में आया बच्चों। और हम लोग अभी इसी को प्रूव करना है कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से क्या करेंगे, गिराएंगे, और 3 अलग अलग पोजीशंस पर उसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और प्रूव करेंगे कि तीनों ही पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी क्या है, सेम। और ये क्या प्रूव करेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व है। समझ में मैंने क्या बोला बच्चों। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो जमीन से h हाइट पर, कितनी हाइट पर है बच्चों, लेट्स से ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है और ये पोजीशन। हम लोग को इन 3 पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, टोटल। और आपको पता है टोटल एनर्जी फिजिक्स में अभी इस टॉपिक में हम लोग किसको बोलेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यही दो एनर्जी पड़े ना, इन दोनों को अगर मैं निकाल के ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, मतलब इनिशियली आप उसको होल्ड करके रखोगे, मतलब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स से जब वो ए से बी पर पहुंचा तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो परफॉर्म किया वो x था। कितना था बच्चे लोग, x। अच्छा, अगर ये x है और ये पूरा h है तो ये बचा हुआ कितना होगा, बोलो, h माइनस x ना। अरे ये x है, ये पूरा h है, तो मैं h में से अगर x को हटा दूं तो बचा हुआ क्या रहेगा, h माइनस x। हाँ या ना, क्लियर है। अब हम लोग इन तीनों पॉइंट पर a, b और c पर टोटल एनर्जी निकालते हैं और प्रूफ करेंगे कि तीनों ही पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चे लोग, सेम। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एट पॉइंट a पर।
कहां पर बात करते हैं चलो, देखो टोटल एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी, यही दो एनर्जी निकालना पड़ेगा ना। अब जरा देखो मैं बात करता हूं पहले किसकी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। इसकी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग को पता है कि जब वो ए पर होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सर यहाँ पर आप सीधा हाफ एम वेलोसिटी की जगह पर रख देंगे 0, मतलब ये पूरी कितनी हो गई। सिंपल सी बात है ना, रोक के रखें, और जब किसी चीज को रोक के रखेंगे मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होने ही वाली नहीं है, रुकी है तो उसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, और इस बार हाइट कितनी है h, तो इसका फॉर्मूला हो गया mg। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, सर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी है बच्चों, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई, m into g into h। सही है, यही तीनों जगह आना चाहिए, B पर भी इतनी आनी चाहिए और C पर भी। तभी तो हम लोग बोलेंगे कि भैया टोटल एनर्जी तीनों जगह पर कंजर्व है, मतलब सेम है। हाँ है ना बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं कहां पर, B पर, एट पॉइंट B, एट पॉइंट। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं पॉइंट B पर बात करूं तो जब वो B पर पहुंचेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, उसके पास कुछ वेलोसिटी, तो वो मुझे निकालना है कि वेलोसिटी एट B कितनी होगी, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो V का फॉर्मूला पढ़े थे U प्लस AT, सही है ना। तो मैं यहाँ पर कहां पर निकाल रहा हूँ, B पर। इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो सर VB किसके बराबर हो गया, AT के। VB किसके बराबर हो गया, AT के। VB किसके बराबर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत, पक्का। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा एक ये वाला फॉर्मूला बताओ, ये यूज करो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये वाला फॉर्मूला याद है, अरे ये भी तो काइनेमेटिकल इक्वेशन था। अगर मैं b पर निकालूं बच्चों, कहां पर कैलकुलेट करूं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी, 0 थी, तो सर ये तो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 2as। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी। मैंने अभी बताया था जब वर्टिकली कोई चीज नीचे गिरती तो किसकी वजह से गिरती है, न्यूटन बाबा याद है ना, एप्पल, तो किसकी वजह से नीचे गिरी, ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट B पर कितना होगा, कोई बता सकता है, जब वो B पर पहुंचा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x ना, वो A से कहां पहुंचा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मैं यहाँ पर s की जगह कितना लिखूंगा, समझा कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, याद है ना। तो सर यहाँ पर v भी लिख दो क्योंकि आप b पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर कितना है, 2gh। वीबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपनी, 2gh। 2 से 2 क्या हो गया, mgh। सही है, ये हो गया बच्चे लोग काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। ये कहां पर हो गई, काइनेटिक। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg, मैं यहाँ पर हाइट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बच्चे लोग, देखो हाइट जमीन से मेजर होगी ना। अच्छा आप बताओ जब वो B पर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी हाइट होगी, क्योंकि वो B पर पहुंच गया ना, तो अब हाइट कितनी है, समझा कि नहीं, पक्का। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से ये हाइट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट उसने कर दिया। हाइट तो आप नीचे से मेजर करोगे ना, तो सर उसकी हाइट कितनी है, तो मैं हाइट की जगह लिख दूं h माइनस x। बच्चा लोग अभी जरा अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो mgh माइनस mgh, mg दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो गए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी एट पॉइंट B निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B कितना है बच्चों लोग, mgh। पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना आया, mgh माइनस mgh, माइनस mgh प्लस mgh क्या बचा, mgh। आया सेम, चेक कर लो A और B पर दोनों जगह टोटल एनर्जी क्या है, सेम। देखो यहाँ पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम,
और जब वो बी पर पहुंचा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो गई और कुछ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सर यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक। मतलब वो जब जमीन पर पहुंचेगा सर तो उसके पास मैक्सिमम कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, और मिनिमम कौन सी होगी, उसकी हाइट उस टाइम पर कितनी हो जाएगी, 0। अरे हाँ के ना। लेट्स बात करते हैं एट पॉइंट सी, यहाँ पर बात करते हैं बच्चे लोग एट पॉइंट। सेम काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, उसके बाद फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर एट पॉइंट। अब सर अपने पास वी सी नहीं है, वही फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस। सही है बच्चे लोग, मैं कहां पर निकाल रहा हूं, c पर। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी थी, 0। टू एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी। अच्छा जब डिस्प्लेसमेंट जब वो c पर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, h। अरे वो a से कहां पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो मैं s की जगह लिख दूं बच्चे लोग h, कोई दिक्कत। तो सर vc स्क्वायर किसके बराबर है, 2g। तो वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर था, हाफ एम वी सी का स्क्वायर, और अपना वी सी कितना आया, 2g। 2 से 2 mg। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, क्या आएगा फॉर्मूला, mg हाइट। सही है ना। अच्छा वो सी पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो उसकी कोई हाइट है, अरे वो तो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था, उसकी कोई हाइट, तो सर हाइट कितनी, 0, mg इंटू पूरा कितना हो गया। अब आपको बताओ बच्चों, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगी सर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, mg, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। चेक कर लो तीनों जगह पर टोटल एनर्जी सेम है कि नहीं बच्चे लोग, सेम है ना तीनों जगह पर। यही तो प्रूफ करना था कि किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, सेम। किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी। और अगर नोटिस करो जब वो पॉइंट ए पर था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी, जब वो पॉइंट सी पर पहुंचा तो उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या हुई है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। समझ में आया, हाँ के ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, लिखो इसको। एक लास्ट टॉपिक बचा है,